सीएम धामी से मिले कैबिनेट विस्तार के संकेत, बीजेपी विधायकों में मची हलचल, एससी ओबीसी विधायक है दावेदार। गौरीकुंड में देर रात होटल में फटा सिलेंडर, आग की चपेट में आई कई दुकानें, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दून हॉस्पिटल में डेंगू पीड़ित की मौत पर हंगामा, परिजनों ने गलत इंजेक्शन देने का लगाया आरोप, पुलिस जांच में जुटी। पौड़ी जिले के जंगल में मिला महिला का आधा शव, ग्रामीणों ने उठाई रेस्क्यू अभियान चलाने की मांग, गांव में दहशत का माहौल। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, 2 दिनों तक झमाझम बारिश का अलर्ट जारी, पहाड़ी इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। बिहार में जातिगत आंकड़े जारी होने के बाद बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, देश जातिगत समीकरणों से बहुत आगे बढ़ चुका है। अब देश में मेरिट की राजनीति होगी और देश की जनता छोटी छोटी बातों को छोड़कर अब मेरिट की बात कर रही है। उन्होंने सीएम धामी के द्वारा इन्वेस्टर समिट में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, विपक्ष के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर समिट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जारी किए गए कहाँ तक सही है जातिगत? वो दुनिया में वो समय खत्म हो गया। अब लोग बुद्धिजीवी हो गए, अब लोग मेरिट देखते हैं, कौन क्या है। ये लालू जी की वो राजनीति अब खत्म हो गई, जो जातियों के आधार पर राजनीति करते थे। अब हिंदुस्तान पूरे विश्व का विकसित देश होने जा रहा है। पूरा विश्व की नजरें हैं हम पर। हम छोटी बातों में उलझ करके नहीं रह सकते। अब तो हमको विश्व की शिखर पर पहुंचना है और इसलिए अब इस देश का मानस खूब जानता है। ये छोटी छोटी चीजों को, लोगों को गुमराह करके राजनीति करने वाले लोगों के दिन अब लद गए। अब तो मेरिट की राजनीति होगी। भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भव कार्यक्रम के अंतर्गत एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर धन सिंह रावत ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा, 17 सितंबर से 9 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 100% आयुष्मान कार्ड बनाने का संकल्प है। उन्होंने बताया कि जिस गांव में 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे, उस गांव को आयुष्मान गांव घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा टारगेट पूरे प्रदेश को टीबी मुक्त करना है। जिस गांव में टीबी का कोई मरीज नहीं रहेगा, उस गांव को टीबी मुक्त गांव घोषित किया जाएगा। उन्होंने एसडीएम तथा भगवानपुर विधायक ममता राकेश से भी आग्रह किया, हर गांव के जनप्रतिनिधि को बुलाकर एक मीटिंग कर आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया जाए। 9 नवंबर के बाद फिर कोई आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, इसलिए सभी को चाहिए कि 9 नवंबर से पहले पहले सभी लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने का कष्ट करें। पूरे प्रदेश में हम लोग आयुष्मान सभा का आयोजन कर रहे हैं, हर सीएससी में, पीएससी में, हर ग्राम सभा में, हर वार्ड में। और लक्ष्य यह है कि जहां 100% आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे, उसको आयुष्मान गांव घोषित किया जाएगा। दूसरा टारगेट यह है कि जिस गांव या कस्बे में 100% लोगों का टीबी का इलाज हो जाएगा, उसको टीबी मुक्त वार्ड और टीबी मुक्त गांव बनाने का टारगेट रखा गया है। अभी तक हमारे राज्य में 61 लाख लोगों ने आभा आईडी बना दी और 53 लाख लोगों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड बना दिए। हमारा टारगेट ये है कि 9 नवंबर तक जब राज्य स्थापना दिवस होगा तो 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बन जाए, 100% लोगों की आभा आईडी बन जाए। और जो हमारा भगवानपुर हॉस्पिटल है, उसकी आज समीक्षा बैठक के लिए मैंने कहा है और यहाँ पे जो भी कमियाँ होंगी उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि हमारी प्राथमिकता सबका साथ सबका विकास की है और हर व्यक्ति की इलाज कैसे ठीक हो उसकी प्राथमिकता।
बद्रीनाथ धाम से शुरू हुई विश्व हिंदू परिषद की शौर्य यात्रा प्रदेश भर में भ्रमण के बाद लौंडारा होते हुए मंगलौर पहुंची, जहां पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा को सफल बनाया गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिलों पर सवार होकर जय श्री राम के नारे के साथ शौर्य यात्रा ने मंगलौर में प्रवेश कराया। शौर्य यात्रा मंगलौर के मुख्य बाजार से होकर गुजरी और महामंडलेश्वर स्वामी मैत्री के आश्रम पहुंची, जहां पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बजरंग दल के प्रदेश संयोजक अनुज वालिया ने बताया, यह यात्रा बाबा बद्रीनाथ का आशीर्वाद लेकर देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में आएगी, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्त करना, साथ ही लव जिहाद, धर्मांतरण और युवाओं को स्वावलंबी बनाना और उत्तराखंड में पलायन रोकना भी इस यात्रा का उद्देश्य है। बजरंग दल की शौर्य यात्रा पूरे देश भर में चल रही है। उसी क्रम में बद्रीनाथ के पवित्र धाम से बद्रीनाथ के आशीर्वाद को लेकर एक ध्वज निकला है, जो बद्रीनाथ की शक्ति से परिपूर्ण है, जो पूरे उत्तराखंड के जिलों में घूम रहा है। ऐसी 20 बड़ी सभाएं और 180 छोटे स्वागत व महाआरतियों के कार्यक्रम तय हैं। यह यात्रा बड़े पवित्र उद्देश्य से निकली है कि मेरे उत्तराखंड के युवाओं का शौर्य जागरण हो और मेरा उत्तराखंड का युवा नशे से मुक्त हो। आज बड़ी योजना के तहत युवाओं की जवानी को नष्ट करने की योजना बनाई जा रही है, तो यह यात्रा नशे के विरुद्ध निकली है। यह यात्रा जो है धर्मांतरण के विरुद्ध निकली है। धर्मांतरण का जो जहर पूरे उत्तराखंड में फैला हुआ है उसके विरुद्ध निकली है। जातिवाद के विरुद्ध निकली है। हिंदू हम सब एक हो, इस नारे के साथ हम एकत्र हो सके। मेरे उत्तराखंड का युवा पलायन मुक्त हो, वह स्वयं के रोजगार खड़े करे और मेरे उत्तराखंड का युवा देशभक्त हो और उत्तराखंड के सामने जो देश के सामने चुनौतियां हैं उन्हें जागृत उनके सामने खड़ा हो सके और उन्हें समाप्ति की योजना बना सके और अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को जानकर उनके अनुसरण अपने जीवन में कर सके। इस उद्देश्य को लेकर यात्रा निकली है। भगवान कृष्ण ने द्वापर में गीता का ज्ञान दिया था और बताया था कि वर्तमान परिस्थितियां क्या है और उनकी समाप्ति कैसे होगी। आज भी ये यात्रा हिंदू समाज को उनकी चुनौतियां बताने निकली है और उनका समाधान बताने निकली है कि कैसे आज लव जिहाद, आतंकवाद, वामपंथी विचारधारा, लैंड जिहाद, गोहत्या, व्यापार जिहाद, अन्य प्रकार की चुनौतियां, धर्मांतरण, अन्य प्रकार की चुनौतियां आज हिंदू समाज के सामने हैं। हिंदू समाज को एक सूत्र में खड़े होकर इनका सामना करना पड़ेगा और इन समस्याओं को समाप्त करना पड़ेगा और उत्तराखंड को, अपनी देवभूमि को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपनी पूजा पद्धति को सुरक्षित करना पड़ेगा। देश भर में इन दिनों वन्य जीव प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सभी वन्य प्रभागों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में हाथी दिवस मनाया गया, जिसमें वन्य जीव प्रतिपालक चीला आलोक के नेतृत्व में कई स्कूलों के बच्चे शामिल होकर वन्य जीव संरक्षण के बारे में सीख रहे हैं। वहीं चीला रेंज में मौजूद पालतू गजराजों को फल भी खिलाए और बच्चों को ऑस्कर पुरस्कृत एलिफेंट विस्पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई। क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि हमारा जो है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष, और इसमें एक दिन हाथी का भी दिवस मनाया जाता है। उसके संरक्षण को लेकर के, उसके संवर्धन को लेकर के आम जनमानस को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। बच्चों को अवेयरनेस के लिए यहाँ पर ला करके उनको हाथी के बारे में जानकारी दी जाती है। बेसिक जानकारी जो भी है, कैसे उसका योगदान हमारे पर्यावरण में है, कैसे हम उसका संरक्षण संवर्धन करें, वो सब के लिए हम लोग यहाँ पर बच्चों को आज बुलाया भी गया है। स्कूल के बच्चे आए हैं, कुछ मसूरी से आए हैं, कुछ यहीं पे लोकल हमारे स्कूल के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो भी आए हुए हैं, और आम जो लोग हैं उनको भी बुलाया गया है। तो उनको अवेयरनेस के लिए ही ये कार्यक्रम यहाँ पर आज किया जा रहा है। आपको लगता है समय समय पर इस तरह के जागरूकता जो अभियान है वो होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए और होते भी है। रायाजी में तो होते भी हैं, क्योंकि रायाजी एक वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए एक काम ही वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे होते भी रहते हैं और भी होने चाहिए, और कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर साहब के निर्देश में हम लोग कर भी रहे हैं। सर का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और इसके आगे ये बच्चे भी खड़े हो जाएंगे। काशीपुर नगर निगम के आउटसोर्सिंग से रखे गए पर्यावरण मित्रों ने 500 रुपये मानदेय देने की मांग को लेकर निगम
प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने शासनादेश के मुताबिक 500 रुपये मानदेय देने की मांग करते हुए सम्मान पत्र वापस करते हुए मेयर के सामने रखे। उन्होंने कहा कि 18 महीने पहले सीएम की घोषणा के अनुरूप पर्यावरण मित्रों को 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय का शासनादेश जारी किया गया था। राज्य की निकायों में उक्त शासनादेश का अनुपालन करते हुए कर्मियों को 500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। शासनादेश के मुताबिक लगभग 13,600 रुपये कर्मचारियों खाते में आने चाहिए, लेकिन काशीपुर नगर निगम कर्मचारियों के खाते में मात्र 8,300 ही आ रहे हैं। पैसे की बारी आती है तो ये लोग मना कर देते हैं। क्या परेशानी? यही परेशानी है सर, आप हमसे कह देते हैं तनख्वाह आपकी अगले महीने बढ़ जाएगी, इस महीने दे, और जब पैसे की बारी आती है तो मना कर देते हैं। सुबह 6 बजे से ड्यूटी लगा देते हैं 11 बजे तक। कौन से टाइम हमारे बच्चों को स्कूल 7 बजे जाने का टाइम, 6 बजे से हमारी ड्यूटी है। कौन से टाइम बच्चों को तैयार करेंगे, कौन से स्कूल तो वैसे ही 8,000 में हमारा ना कब्जा हो पा रहा। सरकारी में बच्चे प्राइवेट से निकाल के डालने पड़े। हमारी मांग यही है, जब सब जगह 500 रुपए रोज वेतन है तो यहाँ पर भी कर दे मैडम। हमारी यही मांग है कि हमारी और कोई मांग नहीं, 15,000 मिलने चाहिए। 8,000 में हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। क्यों? हमारे भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। हमने अच्छे स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डाल। मामला यह है, अप्रैल 2022 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि जिसमें 500 रुपये मानदेय आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का और जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं सबके 500 रुपये मिलने थे, जिसमें मोहल्ला स्वच्छता समिति को 500 रुपये दे दिए गए। उनका एरियल भी दे दिया, इन्होंने लेट करा था। पूरे उत्तराखंड में जहां भी नहीं मिले सब जगह मिलने लगे हैं। पिछले महीने अप्रैल तक भी हल्द्वानी में नहीं हुआ था, हल्द्वानी में मिल गए। लेकिन यहाँ काशीपुर में अभी तक हमने 50 बार मांग उठा ली, लेटर भी दे दिए अपने देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हर बार आश्वासन दे दिया जाता कि 1 हफ्ते में कर देंगे, कि 15 दिन का टाइम दो। तो हम कब तक ये? फिर उसके बाद में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पर इन्होंने क्या कहते हैं एक बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान लगा करके उसके बाद हमारे कर्मचारियों को अच्छा काम करने पे एक सम्मान स्वरूप एक पत्र दिया, प्रशस्ति पत्र जिसे कहते हैं। तो हमने वहाँ बस है सम्मान हमारे कर्मचारियों ने ले लिया, जिससे कि किसी को कोई ऐसा न लगे कि कोई घमंड आ गया, क्या कोई बात आ गई। लेकिन इनका कहना यह है कर्मचारियों का कि इस लेटर को लेके जो हमारा मानदेय वो नहीं मिल रहा, क्या इसका हम अचार डालेंगे, इससे कोई बच्चे पल जाएंगे हमारे, इससे हम बच्चों का अपने इलाज करा लेंगे 8,000 रुपये में, या 8,000 रुपये में अपने बच्चों की फीस जमा कर देंगे। क्या सरकार ये चाहती है कि इनके बच्चे पढ़े ही ना, अनपढ़ ही रहे? हम सफाई में तो इनके बच्चे भी सफाई में ही जाए। नहीं, पूरे उत्तराखंड में कर दिए तो फिर यहाँ क्या दिक्कत है? हर बार एक आश्वासन दे दिया जाता कि अभी 15 दिन में हो जाएंगे। अभी हमने टेंडर निकाला, 4 बार वैसे प्रकाशन निकाल दिया पेपर में कि टेंडर किया जा रहा। उसके बाद में 2 करोड़ की हैसियत डाल दी जाती है टेंडर में। तो टेंडर लेने वाला 2 करोड़ की हैसियत किसी की है नहीं, तो कहाँ से टेंडर ले लेगा वो? करने की नहीं कर पाएंगे ये लोग। ये सम्मान पत्र जो है दिए ये वापस करने के लिए आए हैं। ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। उसके बाद और जैसे भी हमारे क्या कहते हैं उच्च पदाधिकारियों का वो होगा, निर्देश होगा, और जैसे इन लोगों की वो होगी आगे हड़ताल भी करेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे और धरने प्रदर्शन भी करेंगे। उत्तरकाशी के 15 गांव की करीब 2,500 की आबादी आवाजाही के लिए जर्जर ट्रॉलियों में झूलने को मजबूर है। सीमांत जनपद के इन गांवों में नदी पार करने, मुख्य मार्ग तक पहुंचने और एक से दूसरे गांव में आवाजाही के लिए 11 ट्रॉली संचालित हो रही हैं। पिछले 10 वर्ष में इन ट्रॉलियों के गिरने से दर्जनों हादसे हो चुके हैं, लेकिन सरकारी तंत्र बेपरवाह बने हुए हैं। इस जोखिम का स्थायी समाधान तो दूर की बात है, ट्रॉलियों की देखरेख के लिए पुख्ता व्यवस्था तक नहीं की जा रही। जिला प्रशासन हर बार विभाग को निर्देशित करता है, लेकिन विभाग के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले में जो 11 ट्रॉलियाँ लगी हुई है, जिनमें 10 हस्त संचालित है और एक जो है मशीन के द्वारा चलती है। अभी टॉस नदी में मोड़ी के पास में एक महिला रस्सी टूटने से उसकी मौत हो गई और महिला जो है नदी में बह गई। इसकी जो रख रखाव की जिम्मेदारी
PWD के पास या अन्य विभागों के पास, जिसके पास भी है, अगर इस महिला की ट्रॉली की रस्सी टूटने से मौत हुई है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हादसा, और इस हादसे के लिए जिम्मेदार विभाग है, जिसकी ये जिम्मेदारी है। वो विभाग निश्चित रूप से कोई कहीं काम नहीं कर रहा है, इन ट्रॉलियों पर ध्यान नहीं दे रहा है। विभाग को चाहिए, जिम्मेदार विभाग को चाहिए कि ये जो ट्रॉली की देख रेख की व्यवस्था है इसको सही करे, ताकि भविष्य में इस प्रकार का कोई हादसा ना हो। जनपद में जहाँ पे भी लोगों का आवागमन ट्रॉली के माध्यम से हो रहा है, वो स्थान वो चिन्हित किए गए हैं और उनमें संबंधित PWD, क्योंकि मोस्टली PWD द्वारा काम किया जा रहा है, तो उनको निर्देश दिया है कि वहाँ पे सुरक्षा के पर्याप्त रखें, कार्रवाई करें, और जहाँ पे भी इस टाइप से ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है तो ह्यूमन रिसोर्स भी तैनात करें। जनपद में 11 ट्रॉलियां संचालित की जा रही हैं अभी, और सभी सुचारू हैं, और उनमें समय समय पर निगरानी के लिए भी विभाग को अवगत करें। मानसून पूर्व तैयारी बैठक में ये बात आई थी कि ट्रॉली की को थोड़ा ठीक कर रिपेयर कर लिया जाए और उनको सही ढंग से संचालित किया जाए, और मैन पावर की भी तैनाती की जाए। हरिद्वार कलेक्ट्रेट में तैनात सुसाइड करने वाले मृतक अधिकारी के परिजनों के द्वारा सुसाइड करने की घटना को गलत बताते हुए हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की। बता दें, जिला कलेक्ट्रेट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कलेक्ट्रेट ने सूचना अनुभाग के कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात अधिकारी कमल कुमार के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की खबर मिली। घटना की सूचना मिलते ही थाना सिडकुल पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का आरोप है, उन्हें जिस वक्त सूचना दी गई उस समय बताया गया था युवक की तबीयत खराब है, लेकिन जब परिजन कलेक्ट्रेट में पहुंचे तो मृतक का शव जमीन पर पड़ा मिला। इसके लेकर से मुझे यही शक है कि अभी साइड डिपार्टमेंट में किसी की हरकत हो सकता है, किसी ने उसे मेंटली डिस्टर्ब किया और मेंटली टॉर्चर कर रहा हो, स्ट्रेस हो उसके ऊपर काम को लेकर, या किसी उसका सीनियर का बॉस का कुछ ऐसा हो जिससे वो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गया हो। कभी ऐसे घर में प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेकिन इतना नहीं होता कि आदमी बिल्कुल ही मतलब इस टाइप का डिसीजन ले सके। ऐसा क्या हुआ कि छुट्टी के दिन भी उनको काम पे जाना पड़ता था? छुट्टी के दिन बोलता था कि ऑफिस से काम पेंडिंग रहता है, ऑफिस से करना पड़ता है काम, तो वो संडे के दिन भी बोला बट 30 के 30 दिन ड्यूटी में जाता था वो। अच्छा। हमने मैं घर से पूछ रहे कहाँ जा रहा तो ड्यूटी जाता था, ड्यूटी बोलता था कि ड्यूटी जा रहा हूँ मैं। वो बैग वगैरह लेके पैक करके सामान अपना ले आता था, कभी फाइल वगैरह लेके आता था, लैपटॉप लेके आता था काम को, वो तो ऑफिस का लैपटॉप ही काम करना है। कल जैसे कि 2 तारीख थी, 2 तारीख में आपको कैसे सूचना मिली कि आपके भाई नहीं रहे? हमें तो शाम को जब ड्यूटी टाइम पे वो नहीं आया, घर 9 साढ़े 9 तक हमने वेट किया, नहीं आया वो। 8 बजे से 7 बजे हमने फ़ोन लगाना शुरू किया कि कहाँ है, लोकेशन जानने की, जिसका पता करा हमने, सब जगह पता क्या नहीं पता चला, यार दोस्तों में ये पता क्या नहीं पता चला उसका। फिर 11:30 बजे ऑफिस से फ़ोन आता है कलेक्ट्रेट से कि आपके भाई की तबीयत खराब है। बाद में कलेक्ट्रेट से बोलते हैं कि ये दिन में 11:30 बजे नाइट में। अच्छा। फिर और फिर रात को वो 5 मिनट बाद फ़ोन आता है कि आपके भाई ने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड कब किया, किसका फोन आया आपके पास? वो नंबर नहीं मालूम है, पर उन्होंने मुझे बताया था कि सुसाइड कर लिया। पेशेंट ने दी गई नाम ये बताया कि इसको सुसाइड इसने कब किया, कितने टाइम पे किया, कितना घंटे इसकी डेथ हो चुका है, हमें कुछ नहीं बताया गया। बस हमें सुसाइड बताया कि सुसाइड हुआ है, बस इतना बताया। ठीक है। तो उसका टाइम बस होता है कि 10 बजे हुई है, 12 बजे हुई, 1 घंटा हो गया है, हमें कुछ नहीं बताया गया। ठीक है। मैं यहाँ पे बस अपने भाई के लिए जो उसके साथ हुआ है उसकी इंक्वायरी करना चाहता हूँ, इंक्वायरी चाहिए मुझे, उसका इंसाफ चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा हुआ क्यों, कि जो बंदा पूरे फैमिली में सब कुछ ठीक है, सब कुछ रह रहा है, कि इतना मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद उसने ऐसा डिसीजन दिया क्यों? या तो अंदर महकमे में किसी का काम है, या किसी के साथ अनुबंध चल रही होगी उसकी, जो उसने हमसे शेयर नहीं करी, या किसी का प्रेशर होगा उसके ऊपर। ये सब अंदर की लोगों का किसी का काम है, तो मेरी भगत होगी किसी की। ठीक है। सोचा तो अपनी एंट्री क्यों नहीं उसकी, मना कर देते उसको। नंबर मिलता है, हम इनके परिवार से संपर्क करते हैं, हमें सूचनाएं मिलती है कि रात 11 बजे डीएम कार्यालय कोई व्यक्ति फांसी के फंदे पर झूलता हुआ पाया गया। तो साथियों, जब हमने सुना तो हमें भी पूरे में लगा कि जब कोई व्यक्ति डीएम कार्यालय में ही सुरक्षित नहीं है तो यहाँ के आला अधिकारी, यहाँ का शासन प्रशासन क्या कर रहा है, आम जनता का यहाँ पर क्या होगा। साथियों, गांधी जयंती मनाने के नाम पर या गांधी जयंती के लिए
कमल भाई को सुबह 10 बजे घर से बुलाया जाता है, डीएम कार्यालय वो जाते हैं और शाम के लगभग 7 बजे के करीब घर से फोन जाने शुरू होते हैं कि हमारा भाई अभी तक घर नहीं आया है। तो सभी सुध लेते हैं कि हमारा भाई कहाँ है, और जब उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है बाद में, फिर लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बाद में प्रशासनिक अधिकारियों का फोन आता है कि आपके भाई की तबीयत खराब है और आप यहाँ पर कलेक्ट्रेट भवन आ जाइए। ये बातें सभी हमें दिनेश भाई ने बताई है, जो कमल के छोटे भाई हैं। तो ये लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते देखते हैं कि वहाँ तो तबीयत तो खराब नहीं है, वो तो डेड बॉडी पड़ी है भाई की, फिर वो लोग बताते हैं कि आपके भाई ने फांसी ले ली। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ प्रशासन के लोगों से कि क्या किसी व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए कलेक्ट्रेट भवन मिला है? उसे सुसाइड करना था, नहर में जाकर कूद सकता था, वो रेल के सामने आके कर सकता था। मतलब कहीं ना कहीं ये सोची समझी एक साजिश है। डीएम कार्यालय कोई कैसे कोई सुसाइड के लिए जा सकता है? वहां पर तो इतने सारे प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं कि किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी कि व्यक्ति यहाँ पर फांसी ले रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको रोक सके। तो मैं तो नहीं कहूंगा कि उसने वहां पर आत्महत्या की है, मैं इसे सीधा मर्डर कहूंगा कि कुछ लोगों ने। क्योंकि आपको एक सच्चाई बताऊं, चमार समाज का लोग व्यक्ति जब कहीं अच्छी पोस्ट पर होता है या कहीं पर नौकरी करता है या उसके हाथ में 2 पैसे किसी अच्छे आते हैं तो दूसरी बिरादरी को खटकता नहीं है। और यही मेरा पूरा शक यही है कि कहीं ना कहीं उसकी बिरादरी के होते हुए, चमार समाज का होते हुए, कुछ लोगों ने साजिश के तहत उस भाई का मर्डर किया। और ये सारी बातें हमें दिनेश भाई ने बताया कि हमारे भाई ने हमें एक बार पहले भी बताया था कि कुछ लोग मुझे वहां पर जाति सूचक शब्द जैसे मतलब मेरी जाति को लेकर के टारगेट करते हैं, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। तो क्या पता उन्हीं लोगों का ये काम है, क्योंकि डीएम कार्यालय में कोई व्यक्ति क्यों सुसाइड करेगा? साथ ही एक सोची समझी साजिश। और हम भीम आर्मी जय भीम के लोग दिनेश भाई के साथ, अपने परिवार के साथ, इनकी माता जी के साथ, हम सब लोग भीम आर्मी का परिवार इनके साथ है। जब तक इन लोगों ने नहीं मिलता भीम आर्मी लोग इनके साथ रहेंगे। अगर शासन प्रशासन इन लोगों ने नहीं मिला है तो भीम आर्मी जय भीम संगठन एकलव्य विद्यालय संगठन समिति उत्तराखंड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश के 22 राज्यों से एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्र एवं शिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, कई राज्यों से आए छात्रों की उपस्थिति में यह उत्सव भारत की विविधता में सांस्कृतिक एकता का जश्न मनाने का एक मंच बन गया है। इस 4 दिवसीय आयोजन में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के सर्वांगीण विकास को गति देने के साथ ही भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप है, जो निरंतर सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देगा और विविधता में एकता की मिसाल होगा। भाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई न कोई तत्व ज्ञान होता है। अपने जीवन को, उद्देश्यों को जनजाति समाज अपने नाच गानों में, अपने गीतों में और अपनी परंपराओं में बखूबी प्रस्तुत करते हैं। और जिस प्रकार से वहां पूरे साल भर होली का कार्यक्रम मनाया जाता है, होली भी कई प्रकार की होती है, कहीं पर उठने वाली होली, कहीं बैठने वाली होली, कहीं गाने वाली होली, कहीं खेलने वाली होली, वो सब हमने देखा है बहुत नजदीक से। और जनजाति समुदाय के हमने उत्तराखंड के अंदर पंडित नैन सिंह रावत के जीवन की शुरुआत भी एक महान सर्वेयर के रूप में हुई और इस देवभूमि से जुड़ी हुई है, जिन्होंने तिब्बत यात्रा के दौरान अपने कदमों की नाप से दुनिया को यह बताया कि लहासा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ऐसे महान विभूति हमारे बीच में पैदा हुए और तिब्बत के कई अनदेखे और अनसुलझे रहस्यों से भी रूबरू करवाकर तिब्बत के नक्शे को दुनिया के सामने रखने का काम किसी ने किया तो महान सर्वेयर पंडित नैन सिंह रावत जी ने किया। भाइयों बहनों, यह उत्सव भारत की विविधता में सांस्कृतिक एकता को जश्न मनाने का एक मंच है, जिसके निमित्त आज पूरा देश यहाँ देवभूमि उत्तराखंड के इस स्पोर्ट्स कॉलेज में यहाँ पर एकत्र हुआ है। देश के जनजातीय और स्वदेशी नृत्य रूपों, भोजन और व्यंजन, कपड़े और आभूषण युक्त जनजातीय सांस्कृतिक प्रदर्शन कार्यक्रम की एक अतिरिक्त विशेषता है, जो अपने आप में अनूठी है, अपने आप में बिल्कुल एक अलग है, जो आदिवासी छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छिपी हुई प्रतिभा दिखाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच का अवसर प्रदान कर रहा है।
ये 3 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नेस्ट के लिए अत्यधिक ही महत्व का कार्यक्रम है, क्योंकि यह नेस्ट का मेगा इवेंट आयोजित करने का दूसरा वर्ष है और आदरणीय मुंडा जी जिस मंत्रालय को चलाते हैं, जनजाति मंत्रालय के लिए यह चौथा वर्ष है। यह आयोजन EMRS में शिक्षा प्राप्त करने वाले जितने भी हमारे छात्र हैं, जितने हमारे नौनिहाल हैं, हमारे कर्णधार हैं, उनको कहीं न कहीं निश्चित रूप से उनके सर्वांगीण विकास में, उनके व्यक्तित्व शिक्षा हेतु प्रदेश में 3 ITI का भी संचालन किया जा रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश के अंदर हमारे 4 आवासीय एकलव्य विद्यालय भी संचालित हो रहे हैं। उसमें से कालसी, मेहरवाना, बाजपुर और खटीमा ये प्रमुख स्थल है। प्रतियोगी परीक्षाओं में से पूर्व कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है और इसमें हमारे जो छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों की शादी हेतु 50,000 रुपए की अनुदान की धनराशि की व्यवस्था भी की गई है। अनुसूचित बाहुल्य जनजाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। सरकार द्वारा जनजाति संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रतिवर्ष राज्य जनजाति महोत्सव तथा खेल महोत्सव आयोजित किए जाने का भी हमने निर्णय लिया है, जिससे कि जहां हमारी संस्कृति बढ़ेगी, हमारी संस्कृति धरोहर विरासत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी, वहीं हमारे छात्र एवं छात्राएं वो खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। हर प्रकार से चाहे उनका शैक्षिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, उस ओर विशेष रूप से काम किया जा रहा है। साथ ही जनजाति शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए का कार्पस फंड इसकी भी व्यवस्था की है। मैंने पिछले कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, यह भी जो है घोषणा पूरी हो गई है। एक बार फिर से मैं आप सभी का और विशेषकर से हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी का देवभूमि आगमन पर बहुत अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और जितने भी राज्यों से हमारे लगभग 2000 के लगभग हमारे छात्र एवं छात्राएं आए, उनके साथ शिक्षक गण आए, अधिकारी गण आए, उन सभी का इस आयोजन में सम्मिलित होने पर मैं सबका अपने हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग देवभूमि उत्तराखंड से एक नया अनुभव यहां से लेकर अपने अपने घरों को जाएंगे और अपने शैक्षिक उत्थान से लेकर अपने सामाजिक अपने व्यक्तिगत और विकास की हर उस संकल्प को छूने का काम करेंगे। जो संकल्प जो हमारे सामने है उसको आप सब प्राप्त करेंगे। पुनः मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक से देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई न कोई तत्व ज्ञान होता है। अपने जीवन को उद्देश्यों को